गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग लेके चल रहे हैं फटाफट से आपकी बुक का पेज नंबर 8.16। पेज नंबर 8.16, प्लीज बातें ना करें। पेज नंबर 8.16 सुन लो। 8.16 जिनके पास वो शीट है उनका एक सेट दे दो, पीछे जो नए आए हैं उनको दे दो। करिए, आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्या ये डॉक्यूमेंट विजिबल है आप लोगों को, दोज हु आर ऑनलाइन? आई एम सॉरी, क्या ये डॉक्यूमेंट विजिबल है? देखिए। यस सर। हाँ, और जो ऑफलाइन है वो अपनी नोटबुक से देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक से देखेंगे। देखिए, इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले लिखा गया आपके पास, very clearly says balance sheet as prescribed in schedule 3 part 1 of the companies act 2013। जब आप लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना, तो सीक्वेंस क्या होता है? यू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। लेकिन जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, पहले बैलेंस शीट होती है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाता है। और ये बहुत ध्यान से ये नोट करने वाली चीज है। कौन सा वाला? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पूछा जाता है कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अंडर, ये बैलेंस शीट फॉर्मेट इज गिवन अंडर विच शेड्यूल? शेड्यूल 3 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसलिए बोला गया क्योंकि पार्ट 2 जो है ना, उस पर क्या आएगा? उस पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, और पार्ट 2 पे क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आके दिखेगा। ठीक है जी। नाउ हम एक एक करके हेडिंग करके, एक एक हेडिंग को साथ इसको लेके शुरू करते हैं। और लोगों को पता क्या लगता है? दे फील बैलेंस शीट इज रियली डिफिकल्ट। आप देखिए, बैलेंस शीट को पढ़ना इज फन। अभी देखिए कितना मजा आएगा इसको करने में। तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग लेके चल रहे हैं। पर जो बहुत डिटेल पढ़नी होगी इसकी, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम थर्ड बुक शुरू करेंगे। आइए देखें, दो मेजर हेडिंग होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज विच रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। इक्विटी का मतलब क्या होता है पता है? एनीथिंग विच बिलोंग्स टू ओनर। इन केस ऑफ अ कंपनी, मालिक कौन होता है भाई? कौन होता है मालिक? शेयर होल्डर। तो जो भी चीज शेयर होल्डर की है, उसे हम क्या करते हैं? इक्विटी लायबिलिटी के अंदर डालते हैं। पहली हेडिंग हमारे पास आया शेयर होल्डर्स फंड। मतलब जो कुछ भी है, अगर शेयर होल्डर को बिलोंग करता है तो उसे शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट आया शेयर कैपिटल। इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर क्या थे? जब इस चैप्टर की थियोरेटिकल शुरुआत करी तब भी हमने डिस्कस किया था, और बचपन में हम अच्छा खासा पढ़ के आए हैं इसके बारे में। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस। किसी भी तरह का रिजर्व, या तो पार्टनरशिप में पढ़ा था, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिंपल रिजर्व, रिजर्व फंड, सारे रिजर्व। ये सारे के सारे रिजर्व किसके होते हैं? दीज रिजर्व्स एक्चुअली बिलोंग्स टू ओनर। ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। तो शेयर होल्डर का ही तो पैसा है सारा का सारा। भाई, जो शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड देना था, वो डिविडेंड ना देके हमने क्या क्रिएट कर दिया? रिजर्व क्रिएट कर दिया। बेटा समझना एक चीज, इन केस ऑफ पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन क्या होती है? समझिएगा, पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। इन केस ऑफ कंपनी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शेयर होल्डर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी देते हैं। ठीक है। नो सैलरी कमीशन टू शेयर होल्डर, वो भी नहीं दिया जाता। तो बचा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट देंगे ना आप उसको, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड। और दूसरा क्या होता है? क्रिएशन ऑफ रिजर्व। तो दो चीजें होती हैं, एक तो रिजर्व बनेगा, और एक प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं वो। तो एप्रोप्रिएशन अगर आप कंपनी में बोलेंगे, सिर्फ दो होते हैं, एक रिजर्व का बनना और एक डिविडेंड को देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज लाइक डिविडेंड डिक्लेयर करना या डिविडेंड को देना। ये दो चीजें चलती हैं सिर्फ। ठीक है। तो यहाँ रिजर्व्स में हर तरह के रिजर्व्स आ गए। और सरप्लस क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस विल रिप्रेजेंट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आई, शेयर कैपिटल आई, दूसरी क्या आई निकल कर? रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों उनका कहलाएगा। तीसरी चीज समझते हैं, वो सिलेबस का पार्ट नहीं लेकिन फिर भी जानना जरूरी है ना? जैसे मैं पिछली क्लास में भी एग्जांपल लिया मैंने,
चंद्रा ने क्या करा, हाईवे हाईवे है ना वो, यमुना एक्सप्रेस वे में वहां धूम मचा ली, धूम स्टाइल में 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाई, ट्रैफिक के तंबू शंबू सब उखाड़ के ले गया। और कैमरे में भी नहीं आया, इतनी तेज रफ्तार थी, बुलेट ट्रेन से भी तेज भागा ये तो नहीं आया कैमरे में। समहाउ किसी एक प्लेट में जब उसने ट्रैफिक जाम में से रुकना पड़ा तो उसकी नंबर प्लेट स्कैन हो गई, पुलिस उसके घर पहुंच गई और बोली मिस्टर चंद्रा यू आर अंडर अरेस्ट। चंद्रा और उसके बहुत सारे साथी वकालत कर रहे हैं, ये कहता है वारंट दिखाओ वारंट। फिल्मों में देखोगे ना आपने, हीरो के घर पुलिस आती है, यू आर अंडर अरेस्ट, हीरो कहता है वारंट दिखाओ। पुलिस कहती है कि हम तुम्हारा घर की सर्च करेंगे, तुम्हारे घर में खराब खराब चीजें रखी हैं। कहता है वारंट दिखाओ। व्हाट इज वारंट देन? कुछ ना कुछ तो होगा ना वारंट। कोई लीगल स्टडीज पढ़ रहा होगा ना यहाँ पर, है कोई लॉ वाली तैयारी करने वाला बच्चा? इसे कहते हैं वारंट। तुम्हें तो बताया दोनों को क्या होता है वारंट। और क्या, बैलेंस शीट सिखाई थी तुम्हें, बेकार की बात कर रहे हो। लेकिन बस एक्सप्लेन किया था। बहुत बढ़िया। ओम नमः। हाँ, इससे नहीं करते बेटा, शेर इससे थोड़ी होता है, डिवेंचर रहता है। अरे गदाधारी भीम, शांति रखो थोड़ा सा, शांति रखो, कोई बात नहीं। देखिए, वारंट इज अ डॉक्यूमेंट, may be issued by a government department, may be issued by a company, uh, under the common seal of the company, signed by the authorized signatory। पुलिस स्टेशन से अगर वारंट इशू होगा, वारंट मजिस्ट्रेट इशू करता है, तो मजिस्ट्रेट का स्टैंप होगा, मजिस्ट्रेट का साइन होगा उस पर, तब वारंट की कोई वैल्यू होती है, अदरवाइज नहीं है। क्या होता है देखिए, आप अपने शेयर इशू करने वाले हैं, आईपीओ लेने वाले हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है जैसे मैंने बोला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर शेयर्स। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप, हमारे पास ना सरप्लस फंड पड़ा है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल रखा कि आप किसी आईपीओ में लगाओ, हम आपके आईपीओ में लगाना चाहते हैं 200 करोड़ रुपया। हमने कहा यार हमारा आईपीओ तो अगले महीने आएगा। कह रहा अगले महीने आए चाहे उससे अगले महीने आए, अगर तुम्हें हमारे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आज ही डील कर लो, और जब आएगा तब देखेंगे। हमने क्या किया, एलआईसी के साथ एक डील कर ली कि 2 महीने बाद जब हमारा आईपीओ आएगा तो 200 करोड़ के शेयर हम पहले किसे अलॉट करेंगे, एलआईसी को इशू करेंगे। हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, कंपनी के जो भी सिग्नेचरीज थे उन्होंने स्टैंप स्टैंप लगाकर 200 करोड़ रुपए ले लिया, उनको दे दिया, और डील फिक्स कर दी कि भाई एक शेयर की वैल्यू हम 150 रुपीज रखेंगे। लेकिन आपने जो आगे, आपने जो फ्यूचर में अपना आईपीओ निकालना था, उसमें भी आपने रेंज जो थी 75 से 150 के बीच में रख दी। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि 2 महीने बाद आप एलआईसी ऑफ इंडिया को अपने क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, है ना, प्री डिटरमाइंड रेट पर और प्री डिटरमाइंड डेट पर, उसे कहते हैं शेयर वारंट। तो नोट कर लीजिए किसी जगह पे, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, स्पीड से लिखो यार, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट against which shares are issued, is a document against which shares are issued, against which shares are issued at a predetermined date, at a predetermined rate, at a predetermined rate and predetermined date in future. It is a document against which shares are issued at predetermined rate and predetermined date in future। रेट और डेट फ्यूचर का पहले डिसाइड हो जाता है। अब मुझे बताइए, शेयर तो हमने अलॉट ही नहीं करे, तो ये शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा नहीं। कैन आई शो इट अंडर द कैटेगरी शेयर कैपिटल? बोलिए तो, नहीं शो कर सकते ना। लेकिन मैं किसी और कैटेगरी में भी नहीं डाल सकता, मैं तो उस वारंट की टर्म्स एंड कंडीशन से बंध गया ना। जैसे ही शेयर इशू होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको शेयर कैपिटल देनी पड़ेगी, उसको इशू शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए इसे शेयर कैपिटल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, रिजर्व सरप्लस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट बोल के रख देते हैं। तो शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, दूसरा क्या आया, रिजर्व सरप्लस, तीसरा क्या आया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तीन चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि हमने अपना इशू ओपन कर दिया, और मान लो मेरा इशू क्लोज होगा 10 अप्रैल को,
मेरे पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, आपको प्रोसेस बताता है ना, एस्क्रो अकाउंट वगैरह सब कुछ आता है, इशू क्लोज होगा, फिर आप शेयर अलॉट करेंगे, वो सब होगा ना, नहीं हो पाया। 31 मार्च आ गया, बुक्स क्लोज हो गई, आपके पास 2000 करोड़ की शेयर की एप्लीकेशन मनी आ चुकी है। क्या मैं इसे शेयर कैपिटल बोल सकता हूँ? नहीं। रिजर्व सरप्लस? नहीं। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट? नहीं है। एक अलग से हेडिंग बना लेते हैं, क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए अगली कैटेगरी क्या लिखा है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, बुक में है आपकी, पेज नंबर लिखा तो लिखा, दिख रहा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो पहला हेडिंग बना शेयर होल्डर फंड, दूसरा बना शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन आइटम आए, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। और फिर दूसरा हेडिंग आया इक्विटी लायबिलिटी में, क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दो हेडिंग हो चुके हैं पूरे। अब हम क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को एक साथ लेके चलेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। पहला पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दिख रहा होगा, देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहला पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो बिल्कुल उसी के नीचे करंट लायबिलिटी में क्या दिख रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिख रहा है। इस तरह से याद रखना है इसको, ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो नीचे कितना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, करेक्ट। ऊपर अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है तो नीचे क्या, आइए मैं बताता हूँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। आपको शायद मालूम होगा कि कंपनीज अपना सारा टैक्स एडवांस भरती हैं हर 3 महीने में। अप्रैल मई और जून के महीने में आ जाता है पे योर एडवांस टैक्स। जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर में आ जाता है पे योर एडवांस टैक्स। जनवरी में एडवांस टैक्स, मार्च में एडवांस टैक्स। तो कंपनी, आपकी कंपनी ने एडवांस टैक्स भर दिया, सपोज 50 लाख रुपए का, यू पेड इट, एडवांस टैक्स पे कर दिया, आपने पे कर दिया। और एक्चुअल एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी जो निकल कर आई, वो 70 लाख रुपीज की निकल आई। भाई सरकार बोलती है कि आप एस्टिमेशन लगाइए और ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन हमें टैक्स एडवांस में भर दीजिए। बहुत पहले, करीब करीब 30 साल 40 साल पहले के, 30 साल पहले का ये होता था। पहले लोग कमाते थे, फिर सरकार सबको टैक्स देते थे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए होता है। पहले हम कमाएंगे, फिर हमारी इनकम पे टैक्स दिया जाएगा। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, हम अपने रिटर्न भरते हैं जुलाई के महीने में। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का, फिर सरकार कई बार उसे एक्सटेंड भी कर देती है। ऐसा करते हैं, अगस्त तक ले जाती है कई बार। 5 महीने का टाइम तो हम जैसे सैलरी लोगों को दिया जाता है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप बोलते हैं कि ठीक है भाई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोलता है कि यार हमारा टैक्स अगर कम ज्यादा हुआ, करा कोई दिक्कत नहीं है, आप भरो तो, ज्यादा होगा तो हमसे ले लेना, कम होगा तो हम दे देंगे, तो हम हमसे ले, कम होगा तो तुम हमें दे देना, ज्यादा होगा हमसे ले लेना, मतलब आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब आपका एक्चुअल टैक्स आ गया 70 लाख रुपीज का। ठीक है जी। अब सरकार क्या करती है, इस टैक्स को पे करने के लिए आपको मिनिमम 9 मंथ का टाइम देती है, 9 महीने का टाइम कम से कम आपको देती है। 9 मंथ का जब आपको टाइम मिलता है, तो उसको सेटल करते करते फाइनेंशियल ईयर अगर क्लोज हो गया, वो अगले साल भी चला गया, तो इसको हम फिक्स लायबिलिटी की कैटेगरी में डालेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डालें, नॉन करंट की कैटेगरी में डालें, अगर ये एक फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चली जाए। जरा समझिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में होता है जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं 11th में। बिजनेस स्टडीज क्या कहती थी कि जो लोन होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, जो 1 साल के अंदर अंदर होता है। एक मीडियम टर्म, जो 1 साल से 5 साल के बीच में होता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म, जो 5 साल से बियॉन्ड चला जाता है। बिजनेस स्टडीज ने ये पढ़ाया आपको, अकाउंटिंग ऐसा नहीं कहती। अकाउंटिंग कहता है लोन 2 तरह के होते हैं, एक करंट होगा, एक नॉन करंट होगा। विच इज टू बी पेड विद इन फाइनेंशियल ईयर उसे करंट बोलेंगे, एंड विच इज पेड टू बी पेड बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर उसे नॉन करंट बोलेंगे। अब आपकी ये टैक्स लायबिलिटी जो है, क्या हो गई है, 1 साल के बियॉन्ड चली गई, तो क्या करूंगा मैं इसका, और जनरली चली जाती है नॉन करंट में। और इसे क्या नाम देंगे हम, डेफर टैक्स लायबिलिटी। डेफर का मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं। आपने क्या करा, आपने भरना है इसको, सरकार आपको 9 महीने का टाइम दे रही है, फिर आप वैलिड रीजन अटैच करके उस 9 महीने को 12 महीने 15 महीने में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, until unless you have a justification for that। तो ये टैक्स लायबिलिटी हम क्या करते हैं, डेफर भी कर सकते हैं, कि नहीं जी अभी हमारी कैलकुलेशन होनी बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन छूट गई थी, इस तरह से करके यू हैव टू कन्विंस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और तब आपको एक्सटेंशन भी मिलती है। इसीलिए क्या करते हैं, ऑन ऑन फॉलोइंग प्रूडेंस कंसेप्ट हम इसे किस कैटेगरी में डाल देते हैं, करंट की जगह कौन सी कैटेगरी में डालते हैं इसे, नॉन करंट। क्योंकि अगर करंट की कैटेगरी में डालेंगे तो विद इन फाइनेंशियल ईयर आपको सेटल करना है इसको, और इसे सेटल करना मेरे हाथ में नहीं होता, इनकम टैक्स के डायरेक्शंस होते हैं, उनके हिसाब से मैं करना होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड मतलब पोस्टपोन, डिले करना, टैक्स लायबिलिटी ये हो जाती है आपकी।
अच्छा, कंडीशन बदल गई। अगर आपका जो एक्चुअल टैक्स है, मान लो वो निकला है सिर्फ 30 लाख रुपीज का, अब क्या होगा बताइए? योर एक्चुअल टैक्स इज ओनली 30 लाख रुपीज, नाउ व्हाट विल हैपन? बोलो। अब आप 30 लाख रुपए सरकार से रिकवर करेंगे। यू ऑलरेडी पेड 50 लाख रुपीज, लेकिन जब आपने एक्चुअल कैलकुलेशन करी उस साल की, प्रॉफिट कम रहा आपका, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी की आ गई? 30 लाख रुपीज की आ गई। अब सरकार को आपने तो 50 लाख दे रखा है, नाउ यू हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम गवर्नमेंट। तो आप क्या करेंगे? रिटर्न भरेंगे। अब जब सरकार आपको 9 महीने का टाइम देती है, तो सरकार खुद कितना टाइम लेगी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला था कि वी विल इंश्योर कि जो टैक्स के रिफंड है वो 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाए। प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा। 20 लाख रुपए का पैसा आपके किसके इनकम टैक्स के अंदर फंसा हुआ है। अब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा, इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ नेगोशिएशन करेगा, 2 लाख 4 लाख की रिश्वत से सेट होती है, उसके बाद जाके रिफंड निकलता है। ऐसे थोड़ी निकलता। इसलिए तो कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा है, तो समझ लो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी होगा वो। होता है, बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता। वन वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे भाई का एक दोस्त, वो लड़का सीबीआई में इंस्पेक्टर था, उसके पापा इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे। ठीक है जी। तो जब उनके घर रेड पड़ने वाली थी, उसे पहले ही पता चल गया। रेड तो सीबीआई की पड़नी थी ना, बेटा सीबीआई में, रेड मारने वही आया, और पापा को इंसिडेंस था। लेकिन पता चला कि वो जिस दिन रेड पड़नी थी उसके एक हफ्ता पहले इधर रामेश्वरम की तरफ तीर्थ यात्रा में निकलेगा सारा परिवार। इंस्पेक्टर लड़का नहीं निकला। तो सोचो, किसी के परिवार वाले पुलिस में भी हों, सीबीआई में भी हों, और फिर इनकम टैक्स में भी हों, तो क्या चाहिए आप? नहीं, दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। ब्यूरोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट एरिया में अगर आपके लोग बैठे हुए हैं, पुलिस में बैठे हुए हैं, सीबीआई में बैठे हुए हैं, और कहाँ बैठे हुए हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और अगर कोई बहुत ज्यादा कर्मकांडी व्यक्ति है, तो एनआईए में भी बैठ जाए, नेशनल। वो तो फिर टेररिस्ट वाली बात होगी ना। उतना दूर मत जाइए। लेट्स कम टू द पॉइंट। आप क्या करेंगे? सरकार से कितना रिकवर करेंगे? 20 लाख रिकवर करेंगे ना, तो ये 20 लाख जो है ना, क्या कहलाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहलाएगा। यू हैव टू रिकवर इट। और किस कैटेगरी में डालना चाहिए इसको? करंट एसेट्स के, नॉन करंट एसेट्स के? नॉन के, क्योंकि इसको इसके सेटलमेंट में एक फाइनेंशियल ईयर तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। तो चलिए, अब जरा, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं मान के चलता हूँ कि आप 12th के बाद घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे, आपके काम आएगा ये। इतना प्यार से मत देखो, मालूम है मुझे, बहुत रिश्ते हैं तुम्हारे लिए। आगे चलते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म ऊपर, तो नीचे क्या आएगा? अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ऐसा मत करना। ऊपर अगर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगा, तो नीचे अदर करंट लाइबिलिटीज आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये गड़बड़ होती है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, तो नीचे क्या? अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं, अदर करंट लाइबिलिटीज। ऊपर अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, तो नीचे क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिनिश। जरा लाइबिलिटी साइड रिकैप्चुलेट करें। सबसे पहले क्या लिया? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या लिया? शेयर होल्डर फंड। बताया था ना आप लोगों को। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 कंपोनेंट: शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेन क्या? शेयर वारंट। उसके बाद है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। खत्म हो गया वो पार्ट। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नीचे क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर आया क्या? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। नीचे क्या आया? ट्रेड पेबल्स। नीचे क्या आया? ट्रेड पेबल्स। ऊपर आया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नीचे आया अदर करंट, शॉर्ट टर्म नहीं बेटा, करंट लाइबिलिटी। बोला ना, वही गलती होती है। अदर करंट लाइबिलिटीज। ऊपर क्या आया? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नीचे क्या आया? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो नीचे क्या? ट्रेड पेबल है। ऊपर क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो नीचे अदर करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिनिश। लायबिलिटी साइड याद हो गई आराम से। चलो थोड़ा आगे चलें। अब बारी आती है किसकी, जरा देखिए। नाउ विल टॉक अबाउट, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, एसेट्स के अंदर तो एसेट्स में वो शेयर होल्डर फंड वाला तामझाम तो है नहीं। है क्या? नहीं है। वो शेयर होल्डर फंड वो पार्ट ही हट गया। से इसमें 2 कैटेगरी सिंपल है, नॉन करंट और करंट। क्या किया सरकार ने? पहले होता था फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। गवर्नमेंट ने बोला यार, टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ना, वो 3 ही तरह की होंगी। या तो प्रॉपर्टी होगा, या प्लांट होगा, या आपके इक्विपमेंट होंगे। तो जो टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी आती थी ना, गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके 3 कैटेगरी में डाल दिया। या तो आपके पास प्रॉपर्टी होगी, या आपके पास प्लांट होगा, या आपके पास इक्विपमेंट होगा। जो भी होगा इन 3 कैटेगरी में होगा। वो टेंजिबल हो गया।
क्योंकि देखो प्रॉपर्टी भी टेंजिबल होती है, प्लांट भी टेंजिबल होता है, और क्या, इक्विपमेंट भी टेंजिबल होते हैं। अब जैसे मैंने कैमरा लगा रखा है, मेरे लिए तो इक्विपमेंट है ना, ये टेंजिबल हो गया, दिख रहा है ना, विजिबल है, टेंजिबल हो गया, करेक्ट। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी इंटेंजिबल की हो गई। तो समझिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज टेंजिबल, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया। अब जरा समझिए, आपकी एक मंजिल आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, 25 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, देखा होगा ना, सरिता विहार जाते समय सुपरनोवा बन रहा है, बड़ा सा, बहुत सालों से बन रहा है। सेक्टर 44 में एक सुपरटेक की बिल्डिंग बन रही है, कितनी बड़ी है, बन चुकी है, अब तो लोग रहने आ गए उसके अंदर। तो अब ये सुपरनोवा जैसी बिल्डिंग है, हर क्लास में मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि ये बताइए कि वो बिल्डिंग 25 फ्लोर बननी थी, 20 फ्लोर तक बन चुकी है, तो लोगों को अलॉट कर देंगे, वो क्या हो जाता होगा ना अलॉट। चलो भाई, 5 मंजिल बनती रहेंगी, आप नीचे आ जाइए, रहने के लिए आ जाइए। पता चला क्या, एक ईंट गिरी, एक पत्थर गिरा, हर लोग दो दो तीन तीन लोग शहीद हो रहे हैं। तो जब तक बिल्डिंग पूरी नहीं बनती ना, एक भी घर अलॉट नहीं होता है। या फिर ऐसा होता है कि चलो बिल्डिंग ऊपर से बनाना शुरू करते हैं, 3D प्रिंटिंग थोड़ी हो रही है, 3D प्रिंटिंग भी नीचे से ही होगी ना, नहीं पॉसिबल है। तो क्या, ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है ना आपके लिए, ये तो अभी कंस्ट्रक्शन की फेज में है। अब मुझे बताइए, जो हमारे लिए एसेट्स होती हैं, उनको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल गुड्स। तो हमारे लिए क्या है, ये कैपिटल गुड्स हैं। और ये अगर कंस्ट्रक्शन की फेज में होगा तो क्या बोलेंगे इसे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या नाम देंगे इसका, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या चीज है, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर कंस्ट्रक्शन की फेज में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। एक और चीज समझिएगा, मैंने गुड्स खरीदी और एडवांस दे दिया, तो मेरे लिए क्या है, एडवांस एक्सपेंस है, गुड्स के लिए एडवांस एक्सपेंस है। लेकिन मैंने जो मशीनरी खरीदी, उसके लिए अगर एडवांस दिया मैंने, तो क्या कहलाएगा पता, कैपिटल एडवांस कहलाता है भाई। अ, अन्य, अगर आपने अपने वर्कर को 4 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, तो इट इज अ करंट असेट्स टू यू, 4 महीने काम करेगा। लेकिन अगर आपने एक 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 5 करोड़ एडवांस दे दिए, और वो प्रॉपर्टी 2 साल में आपके पास आएगी, तो जो 5 करोड़ आपने पे किया है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एडवांस कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी कैपिटल उठा के किसी को एडवांस दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कैपिटल बन रही है। अंडरस्टैंड, कैपिटल गुड्स कहते हैं एसेट्स को, इसीलिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल एडवांस शब्द यूज किया गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या हो गया, एक अलग हेडिंग आ गई, और इंटेंजिबल एसेट्स की अलग हेडिंग आ गई। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर तैयार नहीं हुआ तो क्या बोला, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट्स अगर तैयार नहीं हुई तो क्या नाम दिया उसे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आप इस तरह का इंजन बना रहे हैं गाड़ी का, जो पानी से भी चले, हाइड्रोजन से भी चले, बिजली से भी चले, और किससे चले, पेट्रोल डीजल से भी चले, मतलब एक्सट्रीमली हाइब्रिड इंजन। उस पर आपने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 500 करोड़ अभी और खर्च होना है। तो जब वो बन जाएगा इंजन, तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी ना आपके पास, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। और क्योंकि वो तैयार नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलूंगा। सो गॉट इट, ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक हेडिंग बनी, इंटेंजिबल एसेट्स दूसरी हेडिंग। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर बन रही है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर इंटेंजिबल एसेट्स बन रही है तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोल के फिनिश कर दिया। अब अब हम क्या करेंगे, नॉन करंट और करंट को कंपेयर करेंगे। ऊपर अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आया तो नीचे क्या आया, देखो जरा, करंट इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ऊपर नॉन करंट आया तो नीचे क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट आया। ऊपर अगर डेफर्ड टैक्स एसेट्स आई, अभी बोला था ना डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में, और इसके अंदर नेट लिखा हुआ है, जानते हैं नेट क्यों लिखा हुआ है, लायबिलिटी नेट कैसे लिखा हुआ है, आपने जो एडवांस पे किया और जो आपका है उसका डिफरेंस, उसे नेट बोला, तभी तो बनेगा ना नेट। अच्छा, और नीचे, और अगर ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट्स है, तो नीचे 3 कंपोनेंट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसे कंपेयर करिएगा, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट्स अगर ऊपर है, तो नीचे इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ऊपर अगर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, तो नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। ऊपर अगर अदर नॉन करंट एसेट्स है, तो नीचे क्या आ गया, करंट एसेट्स। एंड योर बैलेंस शीट इज इल्ले पो, खत्म हो गई, है ना, तमिल में बोलते हैं इल्ले पो, खत्म, फिनिश। तो अब जरा रिकॉल करें, अपनी बुक के पन्नों को बंद कर लीजिए जरा। सबसे पहले लिया हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऊपर आया शेयर होल्डर फंड, 3 कंपोनेंट,
शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्स अगेन, फिर वारंट, है ना। फिर आए एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, खत्म कर दीजिए। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, किनारे कर दीजिए। कितना आसान है याद करना। इस तरफ आइए, एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पहली हेडिंग तो आएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरी इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरी हेडिंग आई क्या, तीसरी हेडिंग क्या आई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथी हेडिंग क्या आई, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर आए हम लोग करंट नॉन करंट के डिफरेंस पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नीचे करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स को तीन चीज रिप्लेस कर रही थी क्या, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। ऊपर आया क्या, नॉन करंट एसेट्स, नीचे आया करंट एसेट्स, बैलेंस शीट इज फिनिश्ड। दैट्स ओके, खत्म, बैलेंस शीट हो गई खत्म आपकी। ठीक है जी। अब क्या होने वाला है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन लेके चलूंगा कि इशू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं चीजों को, उसके क्वेश्चन लेके चलेंगे। गॉट इट? जो ऑनलाइन में बैठे हैं, उन्हें कुछ समझ में आया या निकल गया, जिप जैप जू हो गया? बोलिए। सर समझ आ गया। सर आ गया। ठीक है जी। अब थोड़ा आगे चलते हैं जरा एक बार और। एक और चीज देख लीजिए लगे हाथ, क्योंकि जब मैं डिस्कशन कर ही रहा हूँ तो उसको भी लेके चलता हूँ, वो हमें थोड़ा बाद में काम आएगा। अच्छा, वो नहीं आएगा काम अभी, क्योंकि मेरे पास है नहीं वो डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, क्या होता है, एक आइटम होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, ये शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर शो होता है। अब इस बुक में नहीं दे रखा है वो, दूसरी किताब में, तो उसको तभी देखेंगे, छोड़ दीजिए, उसको नहीं डिस्कस कर रहा मैं। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, आपकी बुक में क्वेश्चंस कैसे बनती है बैलेंस शीट, और कैसे उसके नोट्स टू अकाउंट्स। देखो, जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लिखा है शो हाउ शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड या प्रिपेयर बैलेंस शीट। अगर बोला शो हाउ शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड, तो शेयर कैपिटल दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में भी शेयर कैपिटल का पार्ट दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं दिखाना। लेकिन अगर बोले बैलेंस शीट बनाइए, तो जितने कंपोनेंट उस क्वेश्चन के अंदर है, सारे कंपोनेंट लेके चलेंगे। आप अपनी बुक खोलिए अब, और पहुंच जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। इसी के आगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए जरा फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं जल्दी से। बहुत आराम से बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, और उसके बाद फिर तो ग्रिप में रहेगा आपका। बैलेंस शीट का क्वेश्चन 3 से लेकर 6 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन। तो वी हैव टू बी केयरफुल। मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में बैलेंस शीट का क्वेश्चन मिस करें और खराब करें अपना, है ना। नन ऑफ यू इन एनी ऑफ योर स्कूल एग्जाम और एनीवेयर एल्स। ठीक है जी। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बताइए जरा मुझे। तुम दोनों देख लेना, कुछ दिखा दो। इट सेज स्ट्रॉन्ग लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, रुपीज 10 लाख divided into 1 lakh equity shares of 10 each. It issued 75,000 equity shares to the public for subscription, received application for 70,000 equity shares, director called 10 per share and which was received. 10 रुपए का शेयर था, सारा कॉल कर लिया। भाई 10 रुपए का शेयर था, सिर्फ 8 रुपीज कॉल किया, तो क्या ये फुल्ली पेड अप होगा? आप जानते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लासेस में आपने इशू शेयर से क्वेश्चन पढ़े थे कि भाई ए या जेड इज अ शेयर होल्डर, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल ने दिया, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई, फिर हम फोरफीचर में क्या करते थे, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, ऐसी तो करते थे। अगर कॉल्ड अप पूरा 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 10 नहीं होता तो क्या करते थे, 7 8 जो भी होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ वही कंसेप्ट है। फुल्ली कॉल्ड अप क्या होगा, 10 रुपए का शेयर था, आपने 10 रुपए मंगवा लिया। नॉट फुल्ली क्या होगा, 10 रुपीज का शेयर था, आपने सिर्फ 8 रुपीज मंगवाया, बाकी कब मंगवाओगे हमें नहीं पता। ठीक है। ऐसा करके थोड़ा सा पानी पी लो। पानी, दीदी के पास कॉफी का इतना बड़ा 5 लीटर कॉफी लेके आती है वो, देख लो, 2 4 सिप्स पी लो सब लोग, है ना। एंग्री बर्ड वाली लुक मत दो मुझे।
ये उसकी लुक एंग्री बर्ड वाली भी वाव वाव की आवाज भी आनी शुरू हो जाएंगी। चलो, फ्लो चार्ट ध्यान करिए। हमने आपको बताया था ऑथराइज्ड, याद है बचपन में, मतलब जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया था ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर इसको दो हिस्सों में बांटते थे। ऑथराइज के बाद क्या करते थे, इशूड करते थे। फिर क्या लिखते थे, अनइशूड, जो आपने इशू नहीं किया। इशूड के बाद क्या होता था आपके पास, कॉल्ड अप होता था, और ये क्या होता था, नॉट कॉल्ड होता था, नॉट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में भी क्या होता था, पेड अप होता था, और क्या होता था, अनपेड होता था। ठीक है, और अनपेड को क्या बोलते थे आप, कॉल्सन एरियर बोलते थे। यही सब दिखाना है हमें अब। और इसके दो हिस्से होते थे, रिजर्व कैपिटल एंड अनरिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड का पार्ट है। तो ये फ्लो चार्ट नहीं बनाना है हमने, विल नॉट प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट। हम तो सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे, और वो कैसे बनेगी जरा देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना के आ जाते हैं, नोट्स नहीं बनाते। नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है बैलेंस शीट में, वो नहीं बनाते नोट्स टू अकाउंट। अभी जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर दिखाया था ना, आप देखा होगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फिर नोट्स टू अकाउंट्स भी लिखा हुआ था इसमें, वैसा। तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लेके चल रहा हूँ। पेज नंबर कितना बोले भाई, 8 पॉइंट। हमने लिखा क्या नाम है, बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एज एट, और एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट हमने बोला। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है ऑनलाइन में, प्लीज समवन से हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना। No, sir. हाँ, अब हमने ये बना दिया बैलेंस शीट, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये करंट ईयर होता है जो कि रुपीज में होता है, प्रीवियस ईयर भी होता है, प्रीवियस ईयर बनाऊंगा नहीं मैं। नोट्स टू, नोट नंबर, नोट नंबर ऐसे। और यहाँ बैलेंस शीट में क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर्स। आप बोलेंगे बैलेंस शीट में पर्टिकुलर, हाँ बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स ऐसे। पहला हेडिंग क्या बनाया आपने, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हेडिंग बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा आपने, शेयर होल्डर्स फंड लिखा, लिख दिया। इसके अंदर क्या लिखा आपने, शेयर कैपिटल, और उसको नंबर 1 लिख दिया। अब मुझे बताइए, ये जो इलस्ट्रेशन 1 है, इसमें कहीं नहीं लिखा गया कि प्रीमियम था, एसेट्स थी, मशीनरी थी, कुछ भी नहीं है। तो जो रेलेवेंट हेड होंगे उन्हीं को तो लेके चलूंगा। रेलेवेंट हेड इज शेयर होल्डर फंड, उसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट आप यूज कर पाएंगे, शेयर कैपिटल, आई राइट शेयर कैपिटल। फिर मैं यहाँ डबल लाइन से उसको क्लोज कर देता हूँ। फिर नंबर 2, आई राइट एसेट्स। भाई जब आप शेयर इशू करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा, बताइए आपके पास, यू विल गेट मनी। और पैसा आएगा तो किस कैटेगरी में रखेंगे आप उसको, करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। करंट एसेट्स में भी किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे आप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में डालेंगे। ऐसे नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसको क्लोज करके ऐसे, दिस इज योर बैलेंस शीट। भाई इस क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, एक शेयर कैपिटल और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एग्जाम में बोले शो हाउ बैलेंस शीट, तो ऐसे बनाना। एग्जाम में बोले शो हाउ शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड, तो सिर्फ ये बना के छोड़ देना, ये मत बनाना। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं सब कुछ बना के दूंगा आपको, ध्यान रखना, सब कुछ बना के दूंगा। एक डॉक्यूमेंट और है, इसमें करीब करीब 20 पेज का डॉक्यूमेंट है वो, जिसमें 2023 तक, और मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में जितने भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन है सब कंपाइल है सॉल्यूशन के साथ। इट विल हेल्प यू, ठीक है। वो मैं जब अगले वीक में आपको प्रिंट करके दे दूंगा, अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के स्टेज पे है वो। मैंने कहा था ना बना के दूंगा, बन गया वो डॉक्यूमेंट। चलिए, दूसरा पार्ट होता है क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है जी। ये भी ऐसे ही बनेगा, इस तरह से, इस तरह से। क्या बोलेंगे इसको, करंट ईयर, रुपीस, और यहां बोलेंगे क्या, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। दिस इज हाउ विल प्रोसीड। तो देखिए भाई, अब देखिए आप यहाँ पर नंबर 1, शेयर कैपिटल लिखिए, शेयर कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे क्या, ऑथराइज्ड
शेयर कैपिटल कितने शेयर ऑथराइज है बताइए आपके पास? सी योर क्वेश्चन। 1 लाख 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each और यहाँ लिखेंगे कितना 10 लाख। इसके बाद डबल लाइन लगा। क्यों लगा रहा डबल लाइन पता है? बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक द पार्ट टोटल 10 लाख 4 लाख 6 लाख 20 लाख हो जाएगा। तो हम लिखते हैं डबल लाइन मतलब किसी भी अकाउंट वाले कॉलम में डबल लाइन एक लो तो ऑथराइज। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर अगर क्वेश्चन में ऑथराइज ना दे रखो तो क्या करेंगे? हेडिंग फिर भी बनाएंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल और क्या लिखेंगे कैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 और डैश कर रहे हैं। लेकिन ये हेडिंग बनाना फॉर्मेट है ना रूल्स फॉर स्ट्रक्चर में काम करना है। क्लियर है? ऑथराइज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन 10 लाख एट द रेट 10 लाख शेयर्स थे जो 1-1 लाख के शेयर थे। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए ऑथराइज की बात How many shares he issued? क्या लिख रहे हैं? 75,000. Issued share capital. Issued share capital. 75,000 equity shares at the rate of rupees कितना बोले? 10 each बोला तो कितना रिप्रेजेंट? 7,50,000 और अंडरलाइन करो साइन विद द पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना कुछ नहीं। अच्छा इशूड के बाद क्या होता है? कॉल्ड अप कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कॉल करेंगे तो जनता क्या करेगी? जब आप इशू करेंगे तो लोग सब्सक्राइब करेंगे ना। आगे बोलते हैं हम लोग क्या कैटेगरी आती है क्या? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल या कुछ में सब्सक्राइब कैपिटल भी लिखा हुआ ऐसे। पर सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी आती है। एक वो कैटेगरी जिन्होंने सब्सक्राइब करा और पूरा पैसा दे दिया। सब्सक्राइब किया अब देखो लोगों ने सब्सक्राइब किया ना हम उससे पैसा मंगाते हैं। हमने पैसा मंगाया ना और हमने पूरा में किया तो क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब है फुल्ली पेड। सब्सक्राइब है फुल्ली पेड। लोगों ने पैसा लगाया और जितना हमने मांगा सारा का सारा हमने 10 रुपए मांगा पूरा 10 रुपए सब्सक्राइब है फुल। अच्छा अब आपने देखा ना प्रोराटा की केसेस में कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 5,000 शेयर फेल टू पे द कॉल पर। अब क्या मुझे सब्सक्राइब है फुल्ली पेड बोलूंगा? बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा तो किस कैटेगरी में डालूंगा? सब्सक्राइब है नॉट फुल्ली पेड। आपके इस क्वेश्चन में क्या सारा पैसा मिल गया? देखो जरा पढ़ के बताइए मिल गया तो क्या सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी बनेगी? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी बनेगी? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैटेगरी क्या लिखूंगा यहाँ? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अंडरलाइन करूंगा। कितने शेयर थे ऐसे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड के शेयर कितने थे? लिखेंगे 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each। तो कितना दोगे यहाँ पर ना? 7 देखो मैडम ये यहाँ चला गया ये यहाँ चला गया ये वाला यहाँ चला गया डबल लाइन लगे और अब ये 7 लाइन फाइनली भी हो गया इस तरह पहुंचा दियो 7 और ये टोटल वाला पार्ट में तो कुछ तो है नहीं टोटल वाला जगह 7 लाख में जाएगा यहाँ अब आ जाता है दूसरे पार्ट। उस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी। ऑथराइज्ड के बाद इशूड के बाद क्या लिखा? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब की एक कैटेगरी बनती है फुली पेड इस क्वेश्चन में फुली पेड थी फुली पेड। अगर लिखा रहता है कि 10 रुपए में से सिर्फ 8 क्वांटम था तो क्या होगा? तो आपने मांगा ही 8 रुपए था जनता तो 8 रुपए देगी ना आपको। ऐसे में क्या करेंगे? कौन सी कैटेगरी बनाएंगे? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली। ये पार्ट आगे दूसरे पार्ट पे आते हैं फिर से नंबर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पर कैश एंड कितना 70,000 शेयर था 10 रुपए का एक शेयर था हाँ लिखा जाएगा 7 which part is done and all of us कैश में क्या लिखेंगे आप 7 लाख and 7 लाख
ये वाली बैलेंस शीट पूरी होगी। दिस इज योर बैलेंस शीट। लाइनें मेरी फिक्स ही हैं, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। अगर आपको बोला बैलेंस शीट बनाने के लिए, इसके साथ साथ एसेंशियली ये भी बनाना। कहीं आप बोलेंगे जी विषय में तो बोले नहीं नोट्स अकाउंट, बिना नोट्स अकाउंट से बैलेंस शीट इनवैलिड है। तो अगर क्वेश्चन में बोले ना बोले, फिर आपने बैलेंस शीट दी, उसके साथ साथ नोट्स अकाउंट से करते हैं। और नोट्स अकाउंट में ज्यादा भारीपन किसमें होता है? सब शेयर कैपिटल में होता है, बाकी कहीं कुछ नहीं, बाकी चीज बहुत आसान। आई होप दिस कंसेप्ट नोटिंग होगी। सर, हाँ बोलिए। बुक में जो सॉल्यूशन है उसमें करंट एसेट्स नहीं दिए हुए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैंने बोला ना आपसे, क्वेश्चन की लैंग्वेज है शो हाउ शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये पोर्शन ही दिखाना है, ये पोर्शन डोंट शो दिस। फिर आपको ये वाला नहीं बनाना, डोंट प्रिपेयर दिस। लेकिन अगर बोलता है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तब आपको क्या करना है? यस सर। हाँ, तब आपको दूसरा बनाना। चलो देखिए, आई जस्ट शो यू, मैं भी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं, चलिए। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। बेटा कुछ पता चला क्या होगा? पता चल रहा? हाँ, ये कहाँ से है? यहाँ कैसे, यहाँ कैसे आया? ये कैसे आया? ये तो उठा के रख रहे। हाँ, मैंने क्या बोला था? डबल लाइन लग जाएगी, डबल लाइन लग जाएगी तो टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, याद है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपको क्या दिखाना है? हर इंफॉर्मेशन आपको शो करना। ऑथोराइज कितनी थी, इशूड कितनी थी, पेड अप कितनी है, अनपेड कितनी है, एवरीथिंग ये आपको शो। चलिए इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। 1st April 2022 को Vivek Limited was formed. बन गया Vivek Limited with an authorized capital of 1 lakh divided into 2 lakh equity shares of 50 each. कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया 1,80,000 शेयर्स। 15/20 बैलेंस कितना बन गया? 50 रुपए का एक शेयर, तो बैलेंस कितना बनेगा बताइए? अरे 50 रुपीज का एक शेयर, तो बैलेंस कितना बनेगा? हाँ, 15 रुपए का बनेगा। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, कंपनी अलॉटेड ऑल द एप्लीकेंट्स, डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द। क्वेश्चन में क्या परेशानी है? कंपनी ने कॉल ही नहीं करी है। कॉल का मतलब क्या हुआ? कंपनी ने 15 रुपए मंगाए नहीं, तो कंपनी ने कॉल कितना कर दिया? 35। तो क्या ये शेयर फुल्ली पेड अप कैटेगरी के हैं? नहीं सर। नहीं, ये शेयर फुल्ली पेड अप कैटेगरी के नहीं है। और आपसे बोल रहे हैं कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में बनाइए और नोट्स टू अकाउंट्स में बनाइए, और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट आई डू, आई कीप एवरीथिंग हियर। मैं सिर्फ इनकी वैल्यू बताऊं, हटा देना। सबने बना लिया था ना इसको? सबने नोट कर लेते हैं इसको? जैसे हटा दिया यहाँ से भी हटा दिया चीनी, और यहाँ से यहाँ तक चीनी में भी रखूंगी। और फिर कितने शेयर्स थे कंपनी के बाद ऑथराइज? 2 lakh। व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? 2 lakh। एवरीबॉडी इज ओके? ऑथराइज में क्या लिखूंगा? कोई फॉर्मेट बना लीजिए आप अपने पास, एक स्केलेटन बना लीजिए जल्दी से। वही बैलेंस शीट का बेटा जो एग्जिस्टिंग उसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, नया सब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नया फॉर्मेट करेंगे। जल्दी बना लीजिए एक नया नया। अब आपके पास बोला कि 1 करोड़, 1 करोड़ अब आपके पास 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 2 lakh equity shares of 50 each, stop it, split shares of 50 each. What I write here? 1 करोड़ ऐसे डबल लाइन से, ठीक है? आउट ऑफ 2 lakh इसमें कितने शेयर इशू करे? 180। आई राइट, यहाँ इशू में कितना लिखूंगा मैं? 1,80,000 equity shares of rupees 10 each। कितना हो जाएगा? हो जाएगा 50 each, 30 each, तो कितना हो जाएगा? 90 lakh। डबल लाइन से नोट कर दो, 90 lakh होगी। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की वैल्यू, सब्सक्राइब
लिख रहे हैं आगे कैटेगरी क्या बना रहे, सब्सक्राइब एंड, क्या ये शेयर की कैटेगरी फुली पेड है? नहीं, तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड कितना कितना बताइए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि ये पूरे के पूरे 1,80,000 शेयर जो थे, इनमें व्हाट आई राइट 1,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। ये तो लिखना ही है भैया, 50 ईच लिखना है। नहीं प्लीज 50 ईच तो लिखना ही लिखना है आप। हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल 50 ईच है, ठीक है। 50 ईच कॉमा 35 है ऑर्डर, ऐसे मतलब फुल डिस्क्लोजर में क्या पता चलेगा क्या, 1,80,000 शेयर थे, 50 का 1 35 पड़ गए। सुनिए हम देखते हैं 180 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 180 को 65 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो इतने जो सवाल है करीब मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 180 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल यू गेट, ये आएगी वैल्यू कितनी 63 है। डबल लाइन से क्लोज करके यहाँ जो बनेगा आपका हिसाब 63 डबल लाइन से क्लोज कर 63, ठीक है। अब आ जाते हैं कैश एंड कैश, मुझे पता है कि कैश एंड बैंक कितना हो 1,80,000 इंटू कितना 35, ये वैल्यू कितनी बनेगी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 63 है, और अंडरलाइन करके डबल लाइन से 63 लाख, दैट्स द बैलेंस शीट। हो गया, हम बना रहे बैलेंस शीट ऑफ सिंपल मशीन्स एज एट, नहीं बता एज एट, करंट ईयर लिख के फिर लिख दे पर्टिकुलर्स, ठीक है। नंबर 1 में लिखना दोबारा से इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखा शेयर होल्डर्स, ये लिखा शेयर कैपिटल, और यहाँ नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि नोट नंबर 1 करते हैं, ठीक है, उसको डबल लाइन से क्लोज करते हैं। टोटल भी बोलते हैं आप, सो गिव मी द आइटम ड्यूरिंग द नंबर एसेट्स के अंदर क्या है करंट एसेट्स। मैं तो कंपनी से पहले शो करा दी थी, आपको एग्जाम में सिर्फ बोलते हैं ना जो बोले जाए, आपसे बोला शेयर कैपिटल बनाए सर, शेयर कैपिटल बनाए, ये लिखना ही है फिर करंट एसेट्स वाला पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 2, और चौथी कंट्रीज को छोड़ दिया, खत्म, बैलेंस शीट में डाल। इधर बनाया बनाया मैंने क्या, नोट्स टू अकाउंट्स से नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बना दिया, नोट्स टू करंट ईयर बोल के इक्कीस किया, पर्टिकुलर्स, ओके। सबसे पहले पार्ट क्या है मेरे पास, शेयर कैपिटल, उसमें सबसे पहले क्या है मेरे पास, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में सबसे पहले कौन से, कितने शेयर इक्विटी बताइए जरा, कितने इक्विटी शेयर तुम बोलिए, तुम बताइए इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा, कुछ नहीं तुम्हारे पास, हाँ हाँ, रुपीज 2 लाख है, 2,75,000, 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है, और नहीं सो पहले 4 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच हुए। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, सब लोगों से बताओ, तो मुझे मेरे पास बुक नहीं है ना, तो ऑथराइज्ड 4 लाख है, इशू Authorized 2,75,000 है और सब्सक्राइब 250 है। कोई बात, 4 लाख इक्विटी शेयर्स
एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोले? हाँ 10 each. 10 each. इनर कॉलम में कटोगे कितना? 40 है। इधर दोगे दूसरा बताइए कितना है? दूसरा देखिए कितना? 10,000 preference shares of rupees 100 each. तो मैं इसको ये लिख देता हूँ 40 है। दूसरा 10,000 Yes, sir. कितना 100. परसेंट कितना परसेंट कितना परसेंट 10%, 10%. 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है? 100, sir. 100 each. Yes, sir. कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 lakh. 10 लाख। टोटल करके कितना बन गया? 50 है। और डबल लाइन से क्लोज करो। डबल लाइन से क्लोज करने का मतलब इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड। बताइए इशूड कितने थे? इशूड शेयर क्या थे? So 2,75,000 shares of 10 each, or 10,000 preference shares of 100 each. 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each. ठीक है जी। दिस इज गोइंग टू बी 27,50,000. एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस? Yes, sir. 2750 कर लिया है ना? ये तो सबसे फॉलो कर रहे हैं। और प्रेफरेंस कितना इशू करें? So, sorry here, 10,000. 10,000 10% preference shares at the rate of rupees कितना? 100%. This will be of 10 lakh. तो कितना बनेगा? 27 lakh और 8,000. डन। डबल लाइन से क्लोज कर दो। भाई इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ऐसे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? इक्विटी को लेके प्रेफरेंस को लेकर दोनों करो। चलो इशू के बाद क्या हो? सब्सक्राइब शेयर क्या बताइए? क्या इक्विटी शेयर में कोई डिफॉल्टर है? So 2,50,000 हुए सिर्फ, 25,000 default हुए. नहीं डिफॉल्ट थोड़ी हुए हैं। डिफॉल्ट नहीं। हाँ 2 लाख नहीं देखिए, आपने मंगाया 2 लाख आपने आपने अलॉट आपने अलॉट करके पूरा इसमें पैसा पूरे का वो राइट है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड है। सब्सक्राइब फुल्ली पेड में क्या आएगा? 2,00,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज I'll write 25. Got it? और प्रेफरेंस शेयर्स में थे उनमें कितना मंगाया? सिर्फ 80 रुपीज ही मंगाया ना। आउट ऑफ 100 प्रेफरेंस में सिर्फ 80 मंगाया, तो क्या है फुल्ली पेड और फुल्ली कॉट ऑफ है? नहीं है। तो अभी कैटेगरी में लिखी क्या? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। तो बोला सिर्फ फुल्ली क्वार्टर में नहीं। अरे भाई जब क्वार्टर में फुल नहीं तो पेड पेपर नहीं हुआ, तो क्वार्टर वाली लाइन क्यों लिखो? वैसे तो क्या होता है? थ्राइव इशूड क्वार्टर फिर पेड अप। क्वार्टर इज यूजलेस, लेकिन पेड अप भी जैसे ही है। तो अब मुझे बताइए 10,000 इक्विटी शेयर्स, सॉरी 10,000 क्या है? 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स रेट ऑफ रुपीज 100 इंच। नहीं सर 80. 100 इंच कितना? 100 इंच है फिर लिखना 80 क्वार्टर। ये गलती मत करो, क्योंकि अगर तुमने 100 लिखा और 80 क्वार्टर में लिखा तो मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा, लेकिन थोड़ी होगा। अगर 100 ईच है और उसके बाद क्वार्टर पेड नहीं है, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। लेकिन अगर उसके बाद पेड क्वार्टर पे तो 80 से मल्टीप्लाई करना। ये मल्टीप्लाई करूंगा क्या ये? व्हाट इज इट टोटल? 23। तो मेरी बैलेंस शीट में यहाँ टोटल लिखा जाएगा 23 लाख है। टोटल का पार्ट में 33 लाख रुपए। नोट नंबर क्या? नोट नंबर 1 इज ओके विद एवरीबॉडी? क्या आप समझ पाए प्रेफरेंस कैसे आए, इक्विटी कैसे आए? ये तीनों नंदनी, आन्या और पड़ोसन, इधर ओके कुछ पता चल रहा है? अगर मैं तेज चल रहा हूँ तो मुझे बताइए फ्रॉम माय सेल्फ, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो आई सी फॉर मी। आगे बढ़ रहे थे कैश
कैश देखिए कैसे कैसे करने जाएगा 2,50,000 कैसे कैसे करने जाएगी कैसे है चलो 2,00,000 इंटू कितना हो रहा है 10 ये तो 25 लाख ही हो रहा है ठीक है और दूसरा वाला कितना 10,000 इंटू कितना हो रहा है 80 हो रहा है ये 8 लाख हो रहा है तो ये कितना बन रहा है 33 लाख और यहाँ कितना कितना 33 का 33 और ये बैलेंस शीट बनती है जब इक्विटी और प्रेफरेंस दे रखे हो एक कैटेगरी फुली पेड अप है एक कैटेगरी फुली पेड अप नहीं है ठीक है सर इसमें आना कैश बैक नहीं करना उस पर बेटा समझ अगर क्वेश्चन में बोले कि शो हाउ शेयर कैपिटल इज टू बी शो सिर्फ ये पार्ट बनेगा और सिर्फ ये पार्ट बनेगा अगर कैश आना एक क्वेश्चन से लिखा होगा फिर बैलेंस शीट करना है क्यों बना रहा है नहीं आप नहीं आगे मतलब चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ पॉल्सन एरियर वाली बैलेंस शीट अब जैसे इलस्ट्रेशन 6 देखिए सर अगर ये नोट कर लिया सभी ने तो इलस्ट्रेशन 6 सिर्फ नोट कर लीजिए मैं टाइम दे रहा हूँ ऑनलाइन में अगर आप इलस्ट्रेशन 6 का ध्यान दें प्लीज फॉलो पेज नंबर 8.24 easier outcome within divided by the formula से डेरिवेटिव कर दिया और मैं वैल्यूएशन से इशू वन को भी ट्राई है आपके इसके बाद हम मतलब एक मतलब इक्विटी लायबिलिटी में दोनों सेवन का जमा है और ये देखो क्या करना बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन करना है तो बार बार एक्सरसाइज नहीं करो ताकि एग्जाम में टाइम बर्बाद ना करो फिर वो शेयर बनाए कल को बैलेंस शीट बनानी पूरी क्वेश्चन का ठीक है बात में इंपॉर्टेंट क्लियर ठीक है तो आइए एग्जांपल बताओ ये वो क्वेश्चन है जिसमें ना प्रीमियम भी आता है एग्जांपल 7 चलिए एग्जांपल 7 पढ़िए फटाफट क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी आ रहा है प्रीमियम और आप जानते हैं प्रीमियम का हेड क्या होता है सहज अन्य दोनों सुनो जरा प्रीमियम स्टडी के अंदर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम सरप्लस के अंदर आता है नहीं रिजर्व के अंदर आता है सर रिजर्व एग्जाम्पल 6 सरप्लस में प्रीमियम नहीं है नहीं 7 में प्रीमियम नहीं है सर मुझे है लगा बेटा 6 में एग्जांपल 7 में प्रीमियम है नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 6 7 क्वेश्चन नंबर 7 इलस्ट्रेशन से तो देखो बेटा सब देखना है इधर आप जानते ना अभी इनमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेयर फंड इसका शेयर कैपिटल यहां एक हेड फंड आऊंगा रिजर्व्स इन सर्विस ये क्यों मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में प्रीमियम फिर नंबर 2 पे आ गया क्या एसेट्स के अंदर क्या लिखेंगे करंट एसेट्स के अंदर क्या डालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 3 और प्लस चेक नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले मैंने बताया नंबर 1 शेयर कैपिटल बताइए कितने शेयर ऑथराइज थे कितना था ऑथराइज भाई इतना नॉर्मल बुक तुम्हारे पास है मुझे बताइए ऑथराइज कितने लिखा है क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है तो कैश लिखेंगे हम तो बोले ऑथराइज शेयर कैपिटल कैश इक्विटी शेयर्स एक शेयर की कीमत कितनी है रेट ऑफ कितना एक शेयर की आप 10 डैश डबल एन क्यू ऐसे अगर ऑथराइज नहीं दे रखा तो डैश करके लिखेंगे उसके बाद इशू कितना दिया इशू शेयर कैपिटल कितने दिए 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 10 each विदाउट प्रीमियम समझ रहे विदाउट प्रीमियम प्रीमियम को नहीं जोड़ना इस स्टेज पर कितना बन जाएगा ये 2 है डबल लाइन से क्लोज कर इशूड के बाद क्या होगा
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, क्या सारे सब्सक्राइब हुए या अरेर भी हुए कुछ? सारे कितने पूरे? कितना सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, फुल्ली सब्सक्राइब एंड फुल्ली कितने? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each. कितना लिखे टू लेना डबल लेटर क्लोज करते हैं ठीक? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। नंबर 2 कैटेगरी लिखना है क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये खत्म हो चुका है, ये वाला पार्ट पूरा क्या चला? शेयर कैपिटल का अगर क्वेश्चन बोले शेयर कैपिटल तो नहीं, शेयर कैपिटल का कंपोनेंट हो चुका है। आने ध्यान दीजिए, इधर अंदर ध्यान दीजिए। 2 लाख देखिए, दिस पार्ट इज ओवर। अब रिजर्व सरप्लस में क्या आपके पास है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सुनो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या बैलेंस शीट में रिजर्व शो यूज करा है? सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख रहा है। तो जब जनरल एंट्री करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, लेकिन जब बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रीजन आपको मालूम होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप क्या कर सकते हैं? लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह को मतलब करते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व तो तभी होगा ना जब यूज करने के लिए बच गया। वो कहानी तो आपको साल में पता नहीं चलती, तो साल के आखिर में पता चलती है। तो साल के आखिर में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो रिजर्व हिसाब बनाते हैं। कहाँ कहाँ लिखा है? और तो यहाँ भी लिखा है, छोड़ बैलेंस शीट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मुझे बताइए कि आपके पास कितने शेयर थे? 20,000 शेयर थे। एक शेयर पे प्रीमियम कितना था? हाँ, ₹2 कितना है मतलब? 40 राइट। 40,000 2,40,000। तो बहुत मुश्किल काम है, प्रीमियम को डालना है आपको, डाल दिए। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक। अब मुझे बताइए 20,000 शेयर्स है ना, 20,000 शेयर्स है आपके पास। एक शेयर पे कितना पैसा ले रहे हैं आप? 12 रुपीज आया ना। भाई बैंक तो विद प्रीमियम ही आएगा ना, बैंक का पैसा बिल कम विद प्रीमियम। तो 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 चौकी कितना बनेगा? 2 लाख। मिलन करने की क्या लिखिए? 2 लाख सर। और ये टोटल टोटल दिस इज आल्सो ट्रू। ये बैलेंस शीट स्टार्ट हो गया। ये क्या था? जब आपके क्वेश्चन में क्या आ जाए, बैलेंस शीट आ जाए और क्या बोला जाए करने के लिए? प्रीमियम का क्वेश्चन आ जाए। और जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? 7 में लिखा था, शो शेयर होल्डर फंड इन द बैलेंस शीट। समझना, जब शेयर होल्डर रूल होगा तो शेयर कैपिटल रेशियो शुगर तो लिखेगा। अगर सिर्फ शेयर कैपिटल बोला है तो क्या लिखेगा? सिर्फ सिर्फ शेयर कैपिटल लिखेगा। और अगर बैलेंस शीट बोला तो क्या बोलेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेगा। मेक इट क्लियर, क्वेश्चन ढंग से करना है कि क्या वो शेयर कैपिटल बोल रहा है, क्या वो शेयर होल्डर फंड बोल रहा है, क्या वो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बोलेगा तीनों कंपोनेंट आएंगे, शेयर होल्डर फंड बोलेगा और तीनों कंपोनेंट आएंगे, और शेयर कैपिटल बोलेगा तो सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा। इसका कारण मैंने तीनों करवाया। क्वेश्चन में सिर्फ शेयर होल्डर फंड बोला था, आइडियली मुझे ये और ये बनाना चाहिए था, पीछे वाला नहीं बनाना चाहिए था। अगर क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल बोलता सिर्फ इसको बना, लेकिन नहीं बना। और अगर बैलेंस शीट बोले तो तीनों। ठीक है, दिस इज व्हाट। ठीक है, आइए सेशन नंबर 9 है। अब ये वो बैलेंस शीट है जिसमें लगे हुए था नहीं से बहुत परेशानी से चुके। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्या कुछ और नहीं है, जैसे इसमें 9 कर दे, मतलब कौन से नरियर आए थे।
पहले आप इसको ढंग से नोट कर लें। इस वक्त इलस्ट्रेशन नंबर कितना थी? इलस्ट्रेशन कब है? 7 ये करने के बाद फिर मैं लेके चलूंगा आपको आगे। नाउ वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 9। अच्छा, इलस्ट्रेशन 9 में एक ना डिफॉल्टर भी आ रहा है। तो जब देखें डिफॉल्टर की प्रणाली, हमने लिखा एप्लीकेशन, हमने लिखा रिक्वायरमेंट, हमने लिखा पोस्टर, हमने लिखा फाइनल। फाइनल कॉल तक जा रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जाए। तो इसकी कितने शेयर थे? होल्डिंग 500 शेयर्स, 12 लाख में 500 शेयर्स थे। इसमें ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया। तो एप्लीकेशन कितने की दिख रही है आपको बताइए? 2 रुपीज की एप्लीकेशन। अलॉटमेंट कितने का? 8 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम कितने रुपए का प्रीमियम ऑप्शन है? ठीक है। व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट? 5 रुपए का। यूनिट है 3 + 5 5 और फर्स्ट एंड फाइनल को 5 को एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलो भाई। 1000 मिल गया, 1500 प्लस 2500 मिल गया, सिर्फ 2500 नहीं मिला। ये आपका डिफॉल्ट, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए और कोई वर्किंग नहीं करनी, इतने वर्किंग आपसे मांगे। चलिए मुझे बताइए नंबर ऑफ शेयर कितने थे आपके? 1 लाख शेयर्स, रुपीज 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख 10 इंच। मैं लिखूंगा यहाँ पर मैं आपके सामने, बेटा बातें ना करो, अगर करनी है हमको 10 लाख ऐसे करो। तो आगे चलते हैं। कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। इशू शेयर कितने करे? 50,000 इक्विटी शेयर्स। डबल लाइन से क्लोज करके क्या लिखूंगा? 5 लाख ऐसे करें। इशूड के बाद क्या कहते हैं? सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ हो गया, सब कुछ चला गया मामला आगे। सब्सक्राइब कैपिटल में भी चलेंगे हम लोग। और सब्सक्राइब कैपिटल कितने शेयर सब्सक्राइब में बताइए? कितने शेयर सब्सक्राइब में? पूरे 50,000। अच्छा ये बताइए 50,000 शेयर्स में से डिफॉल्टर कितने शेयर्स वाले? 50,000 शेयर्स थे फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कितने हैं? नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप थे कितने? 500। नॉट फुल्ली पेड अप 5। तो पहली कैटेगरी सब्सक्राइबर फुल्ली पेड अप है 49,500 equity shares at the rate of ₹10 each। कितना लिखूंगा? 4,95,000। करेक्ट? ठीक है जी। और इसको लिखे छोड़ दिया। दूसरा लिखे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। नॉट फुल्ली पेड है कैटेगरी बनाई 500 equity shares at the rate of ₹10 each। तो कितना पैसा बनेगा? 5,000 बनेगा इनर कॉलम में। यू विल राइट 5,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट पार्ट है। 500 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच बनेगा 5,000। इसमें से कितना नहीं मिला? वो देखो वहां कितना नहीं मिला। देखो यहाँ देखिए इधर कितना नहीं मिला, देखो 25। ये माइनस कर देंगे, क्या बोलेंगे इसको? कॉल्सिन करियर। कॉल्सिन करियर कितना? 25 ऐसा परसेंटेज। ये वैल्यू कितने कर देंगे ऊपर? 25 अंडरलाइन करके क्या करेंगे? 2 भी 0,05 7 4,97,5 ऐसा करेंगे। कॉल्सिन करियर। अब सुनिए, कॉल्सिन करियर तो एसेट्स होती थी ना? कॉल्सिन करियर बस ये एसेट है ना? एसेट को एसेट करना दिखा के लायबिलिटी दिखाओ तो माइनस तो होगा, इसलिए एसेट है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,97,5। चलो ये खत्म हो गया। नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम था?
50,000 शेयर्स, 5 रुपए का, 2,50,000। बोलिए एग्री और नॉट? इस बात से एग्री करते हैं नहीं? सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं देखा, पर यहाँ देखते हैं क्या जो डिफॉल्ट प्रीमियम दिया था नहीं दिया था, प्रीमियम दिया था ना, तो प्रीमियम पूरा माना जाएगा, उसमें तुम्हें एरर लगेगा। इज इट क्लियर? डिफॉल्टर ने पूरा पैसा दिया नहीं दिया? दिया ना? भाई डिफॉल्टर ने प्रीमियम का पैसा दिया नहीं दिया? प्लीज ध्यान दीजिए, आप तीनों ध्यान नहीं दे रहे, ये तीनों ध्यान नहीं दे रहे। मैं जो बोल नोट हो जाएगा, मैं टाइम टूबल लिखने के कंटिन्यू समझो। आपके ये 500 शेयर प्रीमियम दे चुका है, अगर प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम में कुछ भी माइनस नहीं, न देता तो उससे माइनस होता है। हम लिखेंगे 50 शेयर रुपए का, 5 रुपए पर शेयर, राइट? ठीक है, टोटल 00574 नंबर 3 पे आ जाइए। क्या ध्यान से देखना, कैश एंड कैश इक्वल, इसे कैसे करते हैं? डिफॉल्टर कैश एंड बैंक, दोनों में कितना बनना चाहिए कैश एंड? 50,000 शेयर्स इंटू 50, कितना बनना चाहिए? 750। एवरीबॉडी लेंगे 750 बनना चाहिए था ना, माइनस नॉट रिसीव, कितना नहीं मिला बताइए? यहाँ डिपार्टमेंट में जाए कितना नहीं मिल रहा है? देखो वहां देखो कितना नहीं मिला, 6,500। क्या वैल्यू आ गई? 747,500, that's 7। फिनिश हो गई। अब इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट, सेम क्वेश्चन छोटा सा ट्विस्ट कि इस बंदे में ये मैंने दी, मतलब द पर्सन फेल्ड टू पे, इफ, क्या नाम है इस बंदे का? आप ट्रैक्टर इंडिया ही था, डिफॉल्ट बलराम, इफ बलराम फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल में, अगर क्वेश्चन ये होगा तो क्या होगा? बलराम ने अलॉटमेंट दिया ना, कॉल, ठीक है जी, चलो देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट है, समझना जरूरत। एक आम बच्चा क्या करेगा? वो लिखेगा अरियर, क्या लिखेगा? 2500, 2500, 50, 5-6,000, क्या लिखेगा वो? लिखने बंद कर दिया, सब कुछ हो गया, कहीं ठीक है, चलो लिखा, फिर चेंज होगा। मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ पे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं बता दूँ, इसी क्वेश्चन में अलॉटमेंट ऑफ क्या नहीं लिखना, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता क्या नहीं मिलता, वॉल्यूम। आपके क्वेश्चन वॉल्यूम में क्या मिला है? इसका वॉल्यूम प्रीमियम ऑफ सेल। देखिए, if Balram failed to pay, if Balram failed to pay allotment and call, भूल गया, नहीं पे कर रहा, ये जो भी है, तो अरियर कितना हुआ? 2500, 25, 6,500। और बच्चा छूटते क्या करता है? यहाँ से कितना माइनस करता है? 6,500। कोई गड़बड़ नहीं करेंगे ऐसे, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। बलराम के 6,500 तो देखना नेगेटिव में चले जाएंगे, फिर आप अरियर शेयर कैपिटल का माइनस करना, प्रीमियम का नहीं माइनस करना। शेयर कैपिटल में किसका अरियर माइनस करना है? सिर्फ शेयर कैपिटल। और प्रीमियम में किसका अरियर माइनस करना है? प्रीमियम का। बताइए शेयर कैपिटल का अरियर, ये और शेयर कैपिटल का अरियर कितना है? 2500। ये हम यहाँ से माइनस करेंगे कितना? 4,000। नाउ ये वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 1,000। नाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 0,006, 496 होगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 496 हो जाएगा। दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी, पता चलो भाई 5,000 थे ना इसके, भाई ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम इसी में है।
अगर बलराम filled Norton as well colony तब हम अच्छा प्रीमियम पे आ जाइए आप प्रीमियम देखिए प्रीमियम में क्या होने वाला प्रीमियम टोटल कितने का था माइनस नॉट रिसीव कितने का प्रीमियम नहीं मिला बताइए 25 माइनस 2,47,000 ऐसा प्रीमियम भी क्या करेंगे यहाँ पर 2,47,500 अब जरा टोटल देखिए कितना आएगा 0,053 ठीक है 743 satisfied everybody आ जाइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश एंड बैंक भाई कैश एंड बैंक कितना बनना चाहिए था 50,000 into 15 that should be 750 minus not received और सुनो ये जो है ना ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है कैश इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है तो कितना 26,500 माइनस कर दे 0,053 ये डिफरेंस पैसा जो होता था वो प्रीमियम कैपिटल थोड़ी डिफॉल्टर मींस फुल डिफॉल्टर मींस प्रीमियम डिफॉल्टर तो ये जो है ना ये नॉट रिसीव ये फिक्स प्रीमियम है फिक्स प्रीमियम के बिना जो पैसा नहीं मिला वो वाला पैसा ये वाला ये दोनों मिला ये लेकिन जब हम अरियर लिखें तो सिर्फ शेयर कैपिटल का अरियर करें और जब हम प्रीमियम का अरियर करेंगे प्रीमियम का अरियर करेंगे लेकिन बैंक में दोनों को मिला के अरियर बनाएंगे ये हो गया क्या बैलेंस शीट जब आपके पास डिफॉल्ट ठीक है आपको बोलेगा प्रोराटा में क्या अभी ऐसे कितने कुछ भाई बैलेंस शीट के स्टेज में क्या फर्क पड़ता है नहीं फर्क पड़ता है फोर्थ फीचर में फर्क प्रोराटा में फोर्थ फीचर हो गया फोर्थ फीचर के बाद फोर्थ फीचर में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है वो बैलेंस शीट फर्स्ट जब बड़े क्वेश्चन करें बड़े 22, 23, 24 ऐसे क्वेश्चन लेके आए उनके साथ में बैलेंस शीट मिला तो ये बेस आपका बैलेंस शीट का हुआ कनेक्ट कर मूव कर लीजिए गैलरी में थोड़ा फोटो में खराब होगा सारा इसे नोट करिए तो अब आई बाइंडिंग के था तो आपकी शुरू के जो क्वेश्चन है बैलेंस शीट वाले उन्हें करिए जो बिना फोर्थ फीचर के बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन उनको ट्राई करिए होंगे साथ आराम से होंगे ठीक है अगर क्वेश्चन में कॉस्ट इन एडवांस आएगा तो कहां डालोगे लायबिलिटी साइड में अदर करंट लायबिलिटी के अंदर कॉस्ट इन एडवांस एक नया हेडिंग बन जाएगा इक्विटी लायबिलिटी शेयर क्या करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी पॉइंट नंबर 3 बस ऐसा हो जाएगा क्या नहीं चलिए